Hello everyone. So this is test number 16. हम लोग अभी हिस्ट्री कर रहे हैं. As I've already discussed in all the test that PYQ का लैंग्वेज हमें समझना है. PYQ का पर्पस यही है, दो पर्पस होता है. एक तो आपको उसके जो ऑप्शंस हैं उससे आपको नॉलेज गेन करना होता है ताकि वही ऑप्शंस इफ इट गेट्स रिपीटेड यू हैव एन एडवांटेज. और दूसरी बात, you have to also understand the language in which UPSC is giving answers, UPSC is giving questions, so that कि जब आप फिर से prelims examination देने जाए तो you have a familiarity with PYQ and the language in which UPSC speaks. ठीक है. तो as our agenda we first discuss two quotes, मतलब एक पहले और एक सेशन के लास्ट में जो कि UPSC में ऑलरेडी मेंस में आ रखे हैं. We discussed about different dimensions and how those questions can be addressed. ठीक है. So without further delay, we'll be starting our discussion by sharing the screen. So आज last जो session का quote था वो काफी अच्छा था. मतलब कि it was like कि for success there are two very important things. One is the acceptance and the other thing is the desire to work, है ना. knowledge, मतलब कि the desire to work ऐसा था. First acceptance था, acceptance of the conditions or whatever, and the desire to improve. ठीक है. तो हमारा आज का जो कोट है, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, ये ऐसे 2023 में आया है. नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, व्हाट मतलब, तो इसमें आपको देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉन्डर, है ना. नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट मतलब कि वॉन्डर का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉन्डर. इंटेलेक्चुअल वॉन्डर, फिजिकल वॉन्डर, स्पिरिचुअल वॉन्डर, है ना. एंड हाउ इट इज नॉट बीइंग लॉस्ट. तो इसमें आप एक्सप्लोर करेंगे. मतलब इट हेल्प्स यू derive your innate ability to explore, to go to a place that is not being ventured by others, है ना. ये किसने दिया था? J.R.R. टोकलेन इन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, है ना, नोबेल, उसमें ये कहा गया था. अब ये ऐसे इनवाइट्स अस टू रिफ्लेक्ट अपॉन द ब्यूटी सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन के बारे में कह रहा है. क्वेश्चनिंग एंड इवन ओकेजनल अनसर्टेनिटी के बारे में, इसको भी ओकेजनल अनसर्टेनिटी को भी सेलिब्रेट कर रहा है. वंडरिंग इज व्हाट, वंडरिंग मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ को सर्च करना है. जैसे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, इट वंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड ही सॉ द सफरिंग्स एंड गॉट टू नो जो एट फोल्ड पाथ है, मतलब डिजायर्स आर द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, है ना. ये सब इनको पता चला. Existential growth. Jean-Paul Sartre and existentialists argue that wandering is an essential part of creating one's essence and finding authentic purpose. If you are not wandering, then you are not able to find the authentic purpose itself. So existentialism के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. Wandering is what is associated with self-discovery, travel and exploration. For example, when we give example of physical wandering, for example, take the example of Ibn Battuta. This wandering helped him to understand the world better. Intellectual wandering, thought experiment of Einstein, theory of relativity. Wander to escape constraint. You wander to escape constraint and give wings to your thoughts and the purpose for which you are wandering. ठीक है. इमोशनल रिजिलियंस, एक बहुत अच्छा कीवर्ड मुझे मिला, डिजिटल नोमैडिज्म. डिजिटल नोमैडिज्म, वर्क वाइल यू वॉन्डर, है ना, आपके जमाने में वर्क वाइल यू ट्रैवल, पर्पसफुल वॉन्डरिंग, है ना. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉन्डरिंग, है ना. एक होता है पर्पसफुल वॉन्डरिंग, एक होता है वॉन्डरिंग विदाउट पर्पस, एक होता है इवन इफ यू आर वॉन्डरिंग, इफ यू आर नॉट थॉट फॉर द व्हाट पर्पस यू आर वॉन्डरिंग, बट यू विल गेट समथिंग, है ना. तो ऑल जर्नीज हैव सीक्रेट डेस्टिनेशंस व्हिच ट्रैवलर आर अनअवेयर. ठीक है. तो डिफरेंट डायमेंशंस में आप इसको सोचेंगे एंड यू विल कम अप अ वेरी गुड एस्से. बहुत सारा डायमेंशंस एंड बहुत सारा एग्जांपल्स आपको मिल जाता है. if you are sticking to your purpose, even at times if you wander, but that wandering is for new experiences and new learning. ठीक है. Now we'll move ahead with our question. क्वेश्चन है which one of the following statement given is correct. ठीक है. ये तो पहले तो करेक्ट कर देंगे. अब क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसराय व्हेन द सिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस. अब देखो सिमला कॉन्फ्रेंस जो है आपका 1945 के हुआ. लॉर्ड वेवेल बाद में आया, सॉरी लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पे लॉर्ड वेवेल थे. ठीक है, लॉर्ड वेवेल थे वाइसराय, तो ये तो गलत हो गया. ठीक है. इंडियन नेवी रिवॉल्ट 1946 टुक प्लेस व्हेन द इंडियन सेलर्स इन द रॉयल RIN म्यूटिनी कहते हैं एट बॉम्बे एंड कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ये तो सही है. अब देखिए इसके बारे में, INS HMS तलवार जो बैटलशिप था उसमें, तो इसमें क्या था, वन ऑफ द मोस्ट
सेलर्स इंडियन ब्रिटिश इंडियन नेवी 1946 में ब्रिटिश इंडियन नेवी बैटलशिप एचएमएस तलवार था, प्रोटेस्ट करने लगे थे फूड या एडवर्स वर्किंग कंडीशंस के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 25 फरवरी 1946 को मतलब कि एश्योरेंस दिया उनको, तो उसके बाद जो है इन्होंने सरेंडर किया। ठीक है, तो सरदार पटेल जी का इसमें योगदान रहा इसको कम कराना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। ठीक है, विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939? जो गांधी जी के एक थे और 1939 में आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है, तो गांधी जी नहीं चाहते थे बने सुभाष, उनका अपना कैंडिडेट था, वो हार गए थे, तो इसलिए उन्होंने अपना किया। तो ये बहुत आसान सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक का उन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, मे 1939। ठीक है, बस 1939 भी ध्यान रखोगे तो चल जाएगा, क्रोनोलॉजी के में काम आता है। ठीक, अब देखते हैं, मैंने आपको कहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपको बार बार आएंगे, लास्ट टेस्ट में भी 2 बार हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भी एक बार है। फाउंडेड द बेथुन स्कूल एट कलकत्ता विद द मेन एम ऑफ इंकरेजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन। अब ध्यान देना कि जो बेथुन स्कूल के बारे में ही पढ़ा था हमने लास्ट टाइम में। ठीक है, तो ये सही है, बेथुन स्कूल फाउंडेड बेथुन स्कूल एट कलकत्ता विद द एम ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, एकदम सही बात है। ये कब हुआ है? 1849 में हुआ, बस ध्यान रखना। बेथुन स्कूल 1849, ईश्वर चंद्र जी जो है उन्होंने बेथुन स्कूल फाउंडेड किया कोलकाता में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय व्हाट फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी 18 बंकिम एंड गत्तुनाथ बोस, है ना, ये पहले ग्रेजुएट थे, याद रख लीजिए, फर्स्ट ग्रेजुएट। और एक थे गत्थुनाथ बोस, गत्थुनाथ बोस ये भी थे। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट सती लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ, ये तो हमें पता है, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। तो देखो स्टेटमेंट जो है ये अच्छे से पता होता आपको कि ये तो तीसरा, तो ये है, तो तीसरा अगर काटते हैं इफ, तो ये दोनों कट जाता है, तो आंसर 1 एंड 2। देखो 1 तो आपको पता ही, अब इसमें तुमको देखना पड़ता, गैस लेना पड़ता कि ये सही है कि नहीं, थोड़ा सा 50-50 में डिफिकल्ट लग सकता था। आंसर क्या है? 1 एंड 2। ठीक, अब देखते हैं विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ये हमने रिसर्च डॉक्यूमेंट में भी डिस्कस किया और आपको पता भी होगा। डिफेंस नहीं था, मथई जी करके थे एक्सटर्नल, ये तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने ले रखा था। ये फूड एंड एग्रीकल्चर वाला था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स था, इनके पास कॉमनवेल्थ रिलेशन था। पटेल जी के पास था होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और सी राजगोपाल जी के चारी जी के पास था एडुकेशन, राजेंद्र प्रसाद जी के पास था एग्रीकल्चर एंड फूड। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल भी जो थे मुस्लिम लीग के थे, उनके पास लॉ था। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बहु विवाह, मतलब कि पॉलीगैमी पे बात चल रही थी, बहु विवाह। देख लो बार बार जो है इस किसने लिखा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन हैज आस्क्ड। 1855 में लिखा गया पॉलीगैमी के अगेंस्ट में, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोगैमी। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय इन सब के बारे में आप लोग को देख लेना है ना, ये सारे पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक, द सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला written under the Swadeshi during the Swadeshi movement of India inspired the liberation struggle of Bangladesh and was adopted as the national anthem of Bangladesh. Who wrote this song? काफी आसान सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है। ठीक है, और ये बात जान लो कि इसका जो पहला कुछ है पूरा पहला पेज जो है, पहला पैराग्राफ ऐसे जो है, ये बांग्लादेश के इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, 1971 में। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल Who among the following raised an army called Free India Legion? फ्री, अब देखो वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब आप देखो ये जो सवाल है, ये द फ्री इंडियन लीगियन, ठीक है, ये किसने किया था? टाइगर लीगियन जो है, आप एकदम सही सोच रहे हैं, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोचे एकदम सही। वॉज एन इन्फेंट्री रेजिमेंट, कैसा था भाई? ये इन्फेंट्री रेजिमेंट था, फॉर्म बाय इंडियन वॉलंटियर्स। ठीक है, ये जो मेड अप ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे और जो एक्सपैट्रिएट्स यूरोप में थे उनसे बनाया गया था। एंड ये किसके गवर्नमेंट की तरफ से बनाया था? जर्मन गवर्नमेंट के सपोर्ट से बनाया गया था, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ध्यान देना। ठीक है, और इसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइगर लीगियन। ठीक है, 300 वॉलेंटियर इशूड
were issued German army uniforms bearing a badge on the right arm. मतलब कि जर्मन यूनिफॉर्म दे दिया, उनके राइट आर्म पे बैज था जिसमें इंडियन ट्राई कलर सराउंडेड बाय, ये था इंडियन फ्री इंडियन। और ये सब बेसिकली कुछ बात ध्यान रखनी है, सुभाष चंद्र बोस याद रखना है। जर्मनी में ये किया गया था, 300 लोग जो प्रिजनर ऑफ वॉर वगैरह जो या यूरोप में वगैरह थे तो उनको इंक्लूड किया गया था जो भारतीय थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी कब बनाया गया था ये भी इंपॉर्टेंट, 1942 में, ठीक है। बस इतना ही काफी है। सुभाष चंद्र बोस who gave a systematic critique of the moderate politics of the Indian National Congress in a series of articles entitled New Lamps for Old। ये आपने पढ़ा होगा। Who gave a systematic critique of the modern politics of the Indian National Congress। Indian National Congress का critic कह रहे हैं in a series of articles entitled New Lamps for the Old। ये सबसे इसमें अरविंदो घोष जो हैं काफी ये हैं, तो फादर ऑफ इंडियन एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। एंड तो ये आंसर इसका ये है अरविंदो घोष। और अलीपुर जो कॉन्स्पिरेसी केस है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908, अरविंदो घोष, ध्यान देना, अरविंदो घोष and बरिंद्र घोष were charged with conspiracy or waging war against the king। ठीक है, अरविंदो घोष और बरिंद्र घोष जो है चार्ज विद कॉन्स्पिरेसी और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग में। ये तो आंसर क्या है, अरविंदो घोष, ठीक है। Who suggested the reconstitution of the Viceroy Executive Council in which all the portfolios including the war members were to be held by the Indian leaders। अब देखो, ये साइमन कमीशन तो पहले आ गया, क्रिस मिशन जो है मेनली था, ये कैबिनेट मिशन में तो कहा गया था, तो अब आपको हो सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस में है, ठीक है। तो बेसिकली कैबिनेट मिशन आगे आया था। तो आप सोचोगे कि कब कहा गया था कि भाई शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 19 शिमला कॉन्फ्रेंस, आप क्रिस मिशन 1942 के आसपास आया, शिमला कॉन्फ्रेंस आपका 1945 में आया है ना। तो ये लॉर्ड वेवेल के टाइम में था, उन्होंने कहा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद ऑल द पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेड बाय द इंडियन, ठीक है। और ये जो था बोथ रिजेक्टेड बाय, और ये ध्यान रखना बात है ना, इन चारों को देख लेना, शिमला कॉन्फ्रेंस वाज रिजेक्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। द क्रिस मिशन प्रपोज एन एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बट नॉट, देखो रिकंस्टिट्यूशन और ऑल पोर्टफोलियोज ना, ये क्रिस मिश प्रपोजल में नहीं आया था, ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन और एक्सपेंशन के बारे में बात किया गया था, पर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ऑल पोर्टफोलियोज नहीं किया गया था। Cabinet mission proposed a federal structure for India, but did not directly address the composition of Viceroy Executive Council। ये जो कैबिनेट मिशन है वो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए डायरेक्टली बात नहीं किया है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 1945 का, वो बात कर रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल द पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग वॉर वेदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये जो है शिमला कॉन्फ्रेंस वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग, ठीक है। देखते हैं, who among the following use the phrase un-British to criticize the English colonial control to India। ये पता ही होगा आपको, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने किताब भी लिखा है, इंग्लैंड डेट टू इंडिया पुस्तक लिखी है, पेपर लिखा है, और प्रोटेस्ट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही हमने पढ़ते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। The wants and means of India and the commerce of India propound and reign of wealth है, ठीक है।